हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ अपराजिता एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है, मतलब एक्सचेंज कब होता है, विनिमय मतलब तो इसमें देखते हैं कायिक जनन के द्वारा होता है। कायिक जनन में आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय नहीं होता है, ट्रांसफर नहीं होगा। ये अलैंगिक जनन के दौरान भी नहीं होगा बेटा, लैंगिक जनन के दौरान। बिल्कुल सही, ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही होगा। और मुकुलन के दौरान ये भी नहीं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा इसमें? सी सही होगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुलाबी रंग के दो पुष्पों के बीच संकरण कराए जाने पर एक लाल रंग का मिला, दो गुलाबी रंग के और एक सफेद, यानी अनुपात है 1:2:1। ठीक है, तो इस संकरण का स्वरूप होगा दोहरा निषेचन। देखो, निषेचन तो होता ही नहीं है पुष्पों में। स्वपरागण, हाँ बिल्कुल सही। परिनिषेचन ये भी नहीं होगा, कोई निषेचन ये भी नहीं। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बेटा? स्वपरागण होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। मटर के एक लंबे पौधे कैपिटल टी, ठीक है, और एक बौने पौधे के बीच मतलब स्मॉल टी के बीच संकरण कराए जाने पर जो संतति उत्पन्न हुई है उनके सभी पौधे लंबे थे, क्योंकि लंबा होना प्रभावी विशेषक है। क्योंकि तो अगर पौधे सभी लंबे हैं, जैसे हमने आपको याद होगा भाई, मैंने वीडियोज में ये करा रखा है टॉपिक अच्छे से। तो यहाँ पे आपको कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, और ये यहाँ पे भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके साथ भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे जो प्रभावी है वो क्या है? लंबेपन का लक्षण है। हम कह सकते हैं प्रभावी विशेषक जो है वो लंबापन है। ठीक है, लंबा होना है, क्योंकि ये सभी पौधे क्या हैं? लंबे हैं। जनरली अगर इसको जीन के प्रभाव के हिसाब से देखेंगे तो अपन संकर लंबे इनको बोल सकते हैं, वैसे नॉर्मल आप लंबा पौधा इनको आप कह सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रत्येक हार्मोन के लिए एक जीव होता है, ये भी गलत है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक जीव होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। प्रत्येक एंजाइम के उत्पादन के लिए एक जीन होना चाहिए, नहीं। वसा के प्रत्येक अणु के लिए एक जीन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सही है वो सही है, डी। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं बेटा कितने? 4। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधों के बीच और झुर्रीदार और पीले ये के संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में कैसे बीज होंगे? देखो, ये हमने, ये है, और इधर ये, तो इसमें से आपका कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, दोनों मिलके बनाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये तो ये तो हो गया गोल, और ये हो गया पीला। तो ऑप्शन आपका पहला ही सही है इसमें, गोल पीला। ओके ना, कौन सा सही हो जाएगा बेटा? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें तो मानव नरों में एक गुणसूत्र को छोड़कर सभी गुणसूत्र पूर्ण जोड़ों में हैं। ये अपूर्ण जोड़े वाले या वाला गुणसूत्र कौन सा है? सबको याद है कौन से होते हैं? एक्स और वाई। तो तीसरा और चौथा इसमें है। तो तीसरा और चौथा कौन से में जाएगा अपना? ये ऑप्शन नंबर बेटा हो जाएगा आपका सी। ओके, अब आ जाते हैं बच्चों के नरत्व का निर्धारण नर कौन करता है? एक्स करता है? नहीं। वाई करता है? हाँ। तो इसमें ऑप्शन नंबर रहने वाला है आपका वी। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज बस थोड़ी सी अजीब है, क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा। ठीक है, डरना नहीं है एनसीईआरटी एग्जाम पर प्रॉब्लम से, क्वेश्चन बहुत आसान है। एक युग्मनज से जिसमें पिता से वंशागत एक्स गुणसूत्र किया गया है, तो क्या होगा? अगर पिता से एक्स आया, देखो माता से तो भैया एक्स ही आनी, और पिता से भी एक्स आया है तो कौन? एक्स एक्स मतलब लड़की होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी। अब आते हैं
क्वेश्चन नंबर 9, गलत कथन चुनना है, ध्यान से समझना कौन सा गलत। एक समष्टि में लगातार कई पीढ़ियों तक कुछ एक जीनों की प्रायिकता में परिवर्तन से विकास होता है। ये तो सही बात है, ये तो सही है, लेकिन ये तो नहीं चुनना है, तो सही है तो इधर सही लगा देते हैं। भूखमरी के कारण जीव के भार में कमी का आनुवांशिक रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, ये तो नहीं है, ये तो गलत है, यही तो चुनना था। तो क्वेश्चन की दृष्टि से तो हमारा यही सही है। और बाकी ये सब, दुबले पतले जनकों की संतति अधिक भार वाली हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कई पीढ़ियों तक जिन विशेषकों की वंशानुगत नहीं होती उनका विकास नहीं होता, ये भी सही है। हमसे पूछा गलत था, तो गलत आपका दूसरा है, ठीक है। तो बाकी देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी हमारा है 10, ठीक है। तो 10 में क्या कह रहा है बेटा, नई स्पीसीज का निर्माण हो सकता है, कब होगा, जब जनन कोशिकाओं के डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। सही बात है, ये तो होना ही चाहिए, तभी होगा। युग्मक के गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन आ जाता है, बिल्कुल, अगर परिवर्तन आएगा तब भी। आनुवंशिक पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये तो गलत बात है। जनकों में परस्पर मैथुन नहीं होता, ये भी नहीं। तो पहला और दूसरा सही है, तो पहला और दूसरा सही है, तो बेटा 10 का आपका हो गया ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ऑप्शन इसके बाद में देख लेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मटर के दो पौधों से, जिनमें एक गोल हरे बीज वाला, ठीक, तथा दूसरा झुर्रीदार, ये तो F1 पीढ़ी उत्पन्न हुई है, तो उसके जो बीज होंगे गोल पीले रंग के बने, ठीक है। F1 पीढ़ी के पौधों के बीच जब स्व संस्करण कराया गया, मतलब स्वपरागण, तो F2 पीढ़ी के पौधों के बीजों में लक्षण के कुछ नए समुच्चय बने। निम्नलिखित में से नए समुच्चय कुछ नहीं है। बेटा जब मैंने आपको ये पढ़ाया था टॉपिक, तो बताए थे कौन कौन से बनते हैं, और देख भी लो आप। देखो आपका यहाँ पे इसमें कौन सा नहीं है, देखो आपका बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। और एक बनेगा आपका स्मॉल आर और ये, क्योंकि इसमें जो है ना, कैपिटल आर के साथ एक तो ये आ जाएगा आपका कैपिटल आर, सॉरी मैंने यहाँ पे कैपिटल वाई लिखना था मेरे को, है ना। तो एक तो हो जाएगा गोल पीला, तो मतलब पहला ही ऑप्शन। दूसरा आपका हो जाएगा झुर्रीदार, और ये कैसा है, हरा, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन रहने वाले हैं, बाकी अपन नीचे देख लेते हैं। अब इसमें एक तो हमारा गोल पीला ऊपर था, और झुर्रीदार हरा, तो पहला और चौथा, तो पहला और चौथा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 11 का बी हो जाएगा बेटा, ठीक है। ग्राम ग्रुप का बेटा, अगर आप जाने पे स्क्रॉल करने पे थोड़ा मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा पहले डाल रखा था हमने पीडीएफ इसका। और आप नॉर्मली अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम अगर आप गूगल भी करोगे तो भी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा 10th क्लास का, ठीक है। सब्जी की एक टोकरी में गाजर, आलू, मूली और टमाटर रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सी सब्जियां सही समजात संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक जैसी कौन है भाई, गाजर और मूली, समजात की बात कर रहा है ना, तो गाजर और मूली क्या है यहाँ पे, समझात हूं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सही कथन चुनना है, मटर के पौधे का प्रतान, ठीक है। नागफनी का परडाव व्रत जो है वो क्या है, समजात अंग है। बिल्कुल बेटा ये सही है ऑप्शन, आप इसको याद रख लेना। मटर के पौधे का प्रतान और नागफनी का जो पड़ाव व्रत होता है वो कैसा होता है, समजात अंग। मटर के पौधे का प्रतान नाग व्रत समृद्धि अंग, जब समझाता तो समृद्धि तो हो ही नहीं सकता है। पक्षियों के पंख और छिपकलियों के पात समृद्धि अंग है। पक्षियों के पंख और छिपकली के पात, ये समजात अंग है, समृद्धि नहीं है, ठीक है। तो इसको भी अपन कैंसिल करते हैं। पक्षियों के पंख और चमगादड़ के पंख समजात अंग है, नहीं समृद्धि है, उनके कार्य समान है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ये समृद्धि और समजात अंग। देखो समवृत्ति, वृत्ति मतलब वार है ना, तो वर्क मतलब कार्य समान, समजात अंग समान, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, 15, हाँ दो तो कर ही लेंगे इस वाले में, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यदि किसी जीव का जीवांश पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हो, मतलब ज्यादा गहरे से, तो वो ज्यादा पुराना है ना,
तो जीव का विलोप हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ है? नहीं, जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है, ये सही होगा। पृथ्वी की परतों में जीवांश की स्थिति का जीव विलुप्त होने की अवधि से कोई संबंध नहीं, ये भी गलत है। विलुप्त होने की अवधि का नहीं, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी स्पीसीज की सभी विविधताओं के बने रहने की संभावना समान होती है। सही नहीं पूछा है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं अपन। सही नहीं है, ये कह रहा है किसी स्पीसीज की सभी विविधताओं के बने रहने की संभावना समान नहीं होती। ये तो सही नहीं, यही गलत लग रहा है मुझे। आगे पढ़ते हैं, इसको अपन डालते हैं गलत में ये भी। ठीक है, आनुवांशिक संगठन में परिवर्तनों के कारण विविधता आती है, ये तो सही है, सही की बात कर रहा है। पर्यावरण परक कारकों द्वारा परिवर्तनों का वर्ण विकास की प्रक्रियाओं का आधार बनता है, ये भी सही है। अलैंगिक जनन से विविधता की संभावना सबसे कम होती है, ये भी सही। तो हमसे जो पूछा है ना गलत, वो यही पूछा गया। ठीक है, यही है आपका। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ओके, तो किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है? केवल पैतृक डीएनए का, केवल मातृक डीएनए? ऐसा तो नहीं है, इसमें ऑप्शन होगा बेटा सी, दोनों का पड़ता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 16 का सी, मैच भी कर रहा है, 16 का सी। 17 क्वेश्चन नंबर है, वह वर्ग चुनिए जिनमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। साझे लक्षण, अब देखते हैं किनमें सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। एक स्पीसीज की दो व्यष्टियों में, पहला ऑप्शन यही है हमारा 17 का। ठीक है, एक स्पीसीज की दो व्यष्टियों में, बस ये सही कह रहा है, ये तो ज्यादा इन्हीं में। एक जीनस की दो स्पीसीज, नहीं ये तो गलत है। एक फैमिली के दो जीनसों में, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही, एक स्पीसीज की दो व्यष्टियों में। ठीक है ना, एक ही जाति के दो व्यक्ति हैं तो उनमें क्या है, ज्यादा समानताएं होंगी। विकास सिद्धांत के अनुसार नई स्पीसीज का निर्माण किसके कारण हुआ है? ठीक, विकास सिद्धांत के अनुसार बेटा, प्रकृति द्वारा अचानक हरी सृष्टि की उत्पत्ति के कारण? नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं होगा, ये गलत है। कई पीढ़ियों तक विविधताओं के जमा होते जाने के कारण, हाँ ये सही है, विकास सिद्धांत। ये तो अलैंगिक जनन के दौरान क्लोन? नहीं है, ये तो है। व्यष्टियों के एक पर्यावरण से दूसरे पर्यावरण में? नहीं, ये भी नहीं। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बेटा? बी। ठीक है, क्योंकि कई पीढ़ियों तक विविधताओं के जमा होने से ही नई पीढ़ी का विकास होता है। इसको देख लेते हैं, नीचे दी गई सूची में उन लक्षणों का चुनाव किए जिन्हें उपार्जित किया जा सकता है। वंशानुगत नहीं, आंख का रंग, ये तो वंशागत होता है। त्वचा का रंग भी वंश, शरीर का आकार, बालों का स्वरूप, बालों का स्वरूप आप जैसे चाहो वैसे बदल लो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसमें होगा डी बेटा। ठीक है, कौन सा होगा? बालों का स्वरूप। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कौन सा होगा? ये बालों का स्वरूप होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। 20 है ना। अब तो नर तथा मादा युग्मकों द्वारा साथ लाए जाने वाले विशेषकों मतलब लक्षणों के दो रूपांतर कहाँ होते हैं भाई? नर और मादा युग्मकों द्वारा साथ लाए जाने वाले विशेषकों यानी लक्षणों के दो रूपांतर कहाँ स्थित होते हैं? पहला है एक ही गुणसूत्र की प्रतिकृतियों पर, तो यही सही है। दो विभिन्न गुणसूत्रों पर, लिंग गुणसूत्रों पर, किसी भी गुण, तो एक ही गुणसूत्र की प्रतिकृतियों पर, प्रतिकृति मतलब फोटोकॉपियों पर ही वो चीज होती है। नर और मादा युग्मों द्वारा साथ लाए जाने वाले विशेषकों के रूपांतर। ठीक है, पहला ही। इसके बाद आते हैं बेटा 21, उन कथनों का चुनाव कीजिए जो जीनों की विशिष्टताएं बताते हैं। ठीक है, किसकी विशिष्टताएं बताते हैं? जीनों की। तो पहला है जीन डीएनए अणु बेसों के विशिष्ट क्रम के रूप में होते हैं, क्या ये सही है? जीन जो हैं डीएनए अणु के बेसों के विशिष्ट क्रम में होते हैं, सही बात है वैसे तो। अगला देखते हैं भाई, जीन प्रोटीनों का कूटन नहीं करते हैं, ये तो गलत बात है। किसी स्पीसीज की व्यष्टियों में एक विशिष्टि जीन एक खास गुणसूत्र पर स्थित होता है, हाँ ये सही बात। प्रत्येक गुणसूत्र में केवल एक ही जीन होता है, ये भी गलत है। तो पहला और तीसरा आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर बेटा आपका सही हो जाएगा बी। 21 का कौन सा होगा? बी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22,
यहाँ पे है मटर के एक शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे में संकरण कराया। तो एप्टी पीढ़ी में शुद्ध लंबे और बौने पौधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। शुद्ध लंबे और बौने पौधे में हम संकरण कराते हैं तो दूसरी पीढ़ी में 1:1 का ही आया है। ठीक है, इसको आप वीडियो देख लेना, बहुत अच्छे से बेटा समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव के युग्मनज में लिंग गुणसूत्रों के युग्म की संख्या कितनी होती है? एक होती है, दो होती है, तीन होती है या चार होती है? यानी जो युग्म बनते हैं वो कितने बनते हैं? तो बेटा युग्म तो एक ही बनता है युग्मनज। ठीक है, लिंग गुणसूत्रों की बात करें तो एक ही युग्म या युग्मों की संख्या कितनी होती है? एक होती है। प्राकृतिक चयन द्वारा स्पीसीजों का विकास सिद्धांत किसने दिया था? क्या मेंडल ने दिया? मेंडल ने तो नहीं दिया। फिर किसने दिया? डार्विन ने। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। कुछ डायनासोरों में पर यानी पिच मौजूद थे किंतु वे उड़ नहीं सकते थे। ठीक है, लेकिन पक्षियों में पर होते जो उड़ने में उन्हें मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका अर्थ किससे? सबको पता होगा, सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई है। नहीं, ये तो उल्टा बोल रहे हैं। सरीसृपों और पक्षियों के बीच कोई विकास संबंध नहीं, ये भी गलत है। दोनों ही जीवों में समजात अंग है। अ, पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है, तो ऑप्शन नंबर आपका बेटा सही होगा डी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन जो हैं 25 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं चैप्टर नंबर 9 के। तो हमारा देखो केमिस्ट्री बेटा मैंने कंप्लीट कर दिया, आपके सारे ऑप्शन बायो के कंप्लीट हो गए। फिजिक्स और एनवायरनमेंट वाला जो अपना पोर्शन रहा है ना, उसके ऑप्शन अपने बचे। ठीक है, तो वो भी हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।